हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और अभी मैं शुरू करने वाला हूं आप लोगों को डिटरमिनर का यूज जो होता है प्रकार और ये क्या होते हैं, इसको मैं आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डिटरमिनर के यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि डिटरमिनर होते कौन कौन से हैं, इसको यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रयोग हम लोग पाते हैं सम और एनी का प्रयोग। सम का अर्थ होता है कुछ, सम माने होता है कुछ, एनी का अर्थ होता है कोई। तो इन सब का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं ये मैं इसमें दिखाता हूं आज आपको। तो अब हम सम के अर्थ के लिए चलते हैं कि सम का अर्थ होता है कुछ। सम का प्रयोग हम देखते हैं कुछ के लिए करते हैं और इसका प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब एक बात ये ध्यान रखिए कि सम का प्रयोग जब भी हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करें, मतलब जो ऐसे नाउन के साथ करें जो गिने जा सकने के योग्य हो, तो जब भी हम उसे काउंटेबल नाउन के साथ सम का यूज करते हैं तो वहां पे हम लोगों का उसका अर्थ निकलता है अ फ्यू या अ स्मॉल नंबर, जिसका अर्थ होता है कि कोई चीज ऐसी है जो गिनी जा सकती है, जो कि संख्या सूचक है। क्लियर? लेकिन वहीं पर अगर हम सम का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करें तो वहां पे उसका नाम मतलब होगा कि अ लिटिल क्वांटिटी, मतलब या अ लिटिल क्वांटिटी, या फिर हमें मिल जाएगा अ स्मॉल क्वांटिटी। मतलब ऐसे शब्द मिल जाएंगे वहां पे जो कि मात्रा सूचक होंगे। तो आप काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन तो आपको पता ही होंगे कि वे सारे नाउन जो गिने जा सकते हो वे हमें काउंटेबल नाउन के रूप में आते हैं। लेकिन वे सारे नाउन जो केवल तौले जा सकते हो या नापे जा सकते हो उनको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। तो सम का यूज अगर काउंटेबल नाउन के साथ हो रहा है तो संख्या सूचक के लिए सूचना दे रहा है, संख्या की सूचना दे रहा है। और वहीं पर अगर सम का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर रहे हैं तो मात्रा की सूचना दे रहा है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके एक दो एग्जाम्पल लिख देते हैं जिससे आपको और अच्छे क्लियर हो जाएगा ये। तो ये है एग्जाम्पल्स जिसमें कहा है देयर आर सम पेन ऑन द टेबल, मतलब पेन को काउंट किया जा सकता है, ये काउंटेबल नाउन है। तो सम का अर्थ हुआ कोई संख्या सूचना देनी है कि कुछ पेन है, तो उस पेन को जब काउंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितनी पेन रखी हुई है। फिर अगर ये दूसरा एग्जाम्पल लिया है कि देयर इज सम मिल्क इन द पॉट। अब मिल्क यानी कि दूध को केवल नापा जा सकता है कि 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। तो सम मिल्क, बर्तन में कुछ मिल्क है, नापने पता लगे कितना लीटर है, 1 लीटर है 2 लीटर है। इसी तरह सम मैंगोस आर वेरी स्वीट, कुछ आम, यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आम तो केवल तौले जा सकते हैं, आम तौले भी जाते हैं, कहीं कहीं पे आम गिन के भी बेचे जाते हैं कि 1 2 3 4, यानी 1 दर्जन आम लिया 2 दर्जन आम लिया, आम काउंट भी किया जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंगो जो है ये हमारा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। ये बाजारों में तौल के बिकता है, इसका मतलब ये नहीं कि अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो सम मैंगोस का मतलब यहाँ पे इसकी संख्या सूचना देनी है। या फिर कहा गया गिव मी सम बटर, मुझे कुछ मक्खन दे दो, तो मक्खन तो पक्का तौल जाएगा क्योंकि मक्खन को काउंट तो कर नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे ये सम जो है ये मात्रा की सूचना देता है। क्लियर? तो चलिए इन एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए और फिर इसके अगले प्रयोग की तरफ हम आगे बढ़े। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एनी के प्रयोग के लिए। एनी का अर्थ होता है कोई, और एनी का प्रयोग जब भी हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं तो ये हमें अ स्मॉल नंबर के अर्थ के साथ साथ ये हमें संख्या का बोध वहां पे कराता है। लेकिन जब भी इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं तो ये अ स्मॉल क्वांटिटी के रूप में हमें वहां पे मात्रा का बोध कराता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि सम की तरह इसका भी प्रयोग होता है, तो चाहे सम का प्रयोग करें चाहे एनी का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है, सम का प्रयोग आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं, लेकिन एनी का प्रयोग जब भी आप करेंगे तब भी आप निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए करेंगे। चलिए इसके लिए आपको लिख देता हूं मैं कि एनी का प्रयोग सदैव निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। क्लियर? यानी कि अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में संख्या का बोध कराना हो तो आप सम का यूज कीजिए, मात्रा का बोध कराना हो अफर्मेटिव सेंटेंस में तब भी सम का यूज कीजिए। अगर आपको वही संख्या और मात्रा का बोध अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों सेंटेंस में कराना है, निगेटिव अलग और इंट्रोगेटिव अलग, ये दोनों सेंटेंस में अलग अलग अगर बोध कराना हो तो आप एनी का यूज कीजिए। क्लियर? उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं आपके लिए मैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिख दिया है
कि आर देयर एनी पेन ऑन द टेबल। देखिए ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आर शुरू में लगा हुआ है तो एनी का यूज किया गया यहाँ पे। आपने अगर इसके पहले वाली स्लाइड का एग्जांपल आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे मैंने लगाया था कि देयर आर सम पेन ऑन द टेबल। सम का यूज वहां अफर्मेटिव के लिए किया था। यहाँ पे देखिए उसी सेंटेंस में अगर हमें एनी का प्रयोग करना है तो सेंटेंस को मैं इंट्रोगेटिव बना दिया कि आर देयर एनी पेन ऑन द टेबल, या फिर उस सेंटेंस को हम लोग निगेटिव में बनाएंगे देयर आर नॉट एनी पेन ऑन द टेबल। क्लियर? यानी कि इस तरीके से क्लियर हो गया कि एनी का यूज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके आगे का प्रयोग देखते हैं। अगले प्रयोग में हम लोग ये देखते हैं कि सम और एनी। इसका तो आप जान गए कौन कौन से सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है, कौन सा सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है। तो सम और एनी ये जो होते हैं प्रोनाउन के रूप में भी यूज किए जाते हैं कि सम और एनी। तो यहां देखिए कि ये लिख दिया मैंने कि सम और एनी अपने अपने फॉर्मेट के सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग होते हैं। अपना अपना फॉर्मेट मतलब सम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए या निगेटिव सेंटेंस के लिए। एग्जांपल देखिए कि आई वांट सम शुगर प्लीज गिव मी सम। यहां पे ये सम जो है आपको प्रोनाउन के रूप में दिख रहा है। क्लियर? यहाँ पे देयर आर नो मनी इन माई पॉकेट हैव यू एनी। यहाँ पे देखिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना और एनी यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में आ गया। इसी प्रकार से यहां भी प्रोनाउन के रूप में एनी का प्रयोग हुआ। हाँ एक चीज आप ध्यान रखिए कि एनी जो होगा वो कभी भी नो के साथ नहीं यूज होगा। नो प्लस एनी ये पूरी तरह से गलत होता है। नो के साथ एनी, क्योंकि एनी का जो मतलब होता है हमारे पास वो होता है नॉट प्लस एनी। नॉट के साथ आप एनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां नो लिखा है तो नो के साथ आप एनी का यूज कतई नहीं कर सकते हैं। क्लियर? यानी एनी को आप लोग केवल एनी की जगह पे अगर नॉट एनी लिखना है आपको कहीं पर और आपने अगर नो लिख दिया तो वहां पे एनी ना लगाइए, नो अपने आप में अर्थ पूरा करेगा। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स अगले नियमानुसार होता है कि यदि हम लोगों को सेंटेंस में लगभग का प्रयोग करना है, लगभग का यूज करना है, तो हम लोग वहां पे सम का यूज करेंगे। जैसे आई हैव सम 50 रुपीज। जैसे मेरे पास लगभग 50 रुपए है। जैसे यहां पे हो गया यू हैव सम अ किलो ऑफ शुगर। अ किलो ऑफ शुगर, तुम्हारे पास लगभग 1 किलो चीनी है। तो लगभग का प्रयोग करने के लिए आप लोग सम का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रयोग की तरफ। अगला जो डिटरमिनर हमारे सामने निकल के आएगा वो आएगा मच और मनी, मैनी। मच का प्रयोग हमें कहा करना है, मैनी का प्रयोग कहा करना है, ये हम लोग आगे सीखते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मच और मैनी का प्रयोग। मैनी का प्रयोग का अर्थ होता है बहुत या अनेक, अर्थात यह शब्द जो होगा हमारा अ ग्रेट नंबर के अर्थ में प्रयुक्त किया जाएगा। और इसका यूज जब भी हम लोग करते हैं तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन में संख्या बताने के लिए हम लोग मैनी का यूज करते हैं और इसको हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। हाँ एक चीज आप ध्यान रखिए कि मैनी के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है। प्लूरल नाउन का यूज होता है, लेकिन मैनी आ इसके बाद यानी मैनी ए के बाद हम लोग सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। और सिंगुलर नाउन का यूज हम लोगों को और भी एक जगह मिलता है। जैसे मैनी ए हो गया हमारे पास, या फिर एक और हम ले लेते हैं इसका मैनी एन। ये दो डिटरमिनर ऐसे हैं कि इनके बाद हम लोगों को सिंगुलर नाउन का यूज करना रहता है। सिंगुलर नाउन का यूज होता है, अर्थात अगर खाली मैनी लिखा मिल रहा है तो आप उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज कीजिए, लेकिन अगर मैनी ए लिखा मिल रहा है या मैनी एन लिखा मिल रहा है तो उसके बाद आप लोगों को सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करना है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट करिए, फिर इसके बाद इसके एग्जांपल को हम लिखे दे रहे हैं। तो यहां पे देखिए एग्जांपल लिखा है कि हाउ मैनी बॉयज वर गिवन प्राइज, मतलब कितने बच्चों को उपहार दिया गया, इनाम दिया गया। तो यह काउंट करके बताया जा सकता है कि काउंटेबल है। देयर आर मैनी स्टूडेंट इन माई स्कूल, यानी स्टूडेंट को काउंट किया जा सकता है।
या फिर आई हैव नॉट इन्वाइटेड मैनी पीपुल। पीपुल मतलब एक प्लूरल नंबर होता है, पीपुल अपने आप में लोग प्लूरल नंबर में होते हैं, इसलिए मैनी पीपुल यहाँ पे हो गया। फिर देखिए यहाँ पे मैनी अ बॉय, ये देखिए यहाँ पे देखिए कि आपको मैनी अ बॉय, मैनी अ के बाद आपको सिंगुलर नंबर नाउन मिल रहा है, अर्थात इस चीज को क्लियर हो गया आपको कि मैनी के बाद आप लोगों को प्लूरल यूज करना और मैनी ए या मैनी एन के बाद आप लोगों को सिंगुलर नाउन यूज करना है। चलिए लिख लीजिए इसे। अब अगले डिटरमिनर के रूप में हम लोगों को मिल जाता है मच। मच का अर्थ भी होता है बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन मच का यूज हम लोगों को अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और इसका प्रयोग हम लोग मात्रा बताने के वाले शब्दों के साथ करते हैं। तो इसका जब प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं तो इसको हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने इसका ले लिया कि ही ड्रैंक मच मिल्क। यहां देखिए कि मच जो यूज हुआ है ये क्वांटिटी बताने के लिए यूज किया है, नंबर बताने के लिए यूज नहीं है। जैसे मैनी का यूज हम लोग नंबर बताने के लिए करते हैं, लेकिन क्वांटिटी अगर बताना हो तो हम लोग वहां पे मच का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां लिख दिया हमने देयर इज मच वाटर इन द वेल। यहां भी देखिए अब क्वांटिटी बताने के लिए हम लोगों ने मच का यूज किया। तो यहाँ पे आप मच का यूज, जब भी आप कहीं पर भी क्वांटिटी बताने के लिए बहुत अधिक मात्रा में क्वांटिटी बतानी हो और वहां पे अगर आपको कोई भी डिटरमिनर का यूज करना हो तो वहां पे आप मच का यूज करेंगे। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग अगले डिटरमिनर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगले डिटरमिनर पे हम लोगों को मिलता है कि यूज अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। मतलब इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे और सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्यू का प्रयोग। फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में, यानी कि नॉट मैनी, यानी बहुत अधिक नहीं, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं हार्डली एनी, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा। और इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ उसमें हम संख्या बताने के लिए इसका फ्यू का यूज करते हैं। और इस वर्ड में निगेटिव सेंस हमें सुनाई देता है, मतलब इस वर्ड में जो मिलता है हमें निगेटिविटी मिलती है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमें निगेटिव सेंटेंस के रूप में ये वर्ड हमें निगेटिव सेंटेंस के रूप में यूज करना रहता है। और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ संख्या बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेके इसका देखते हैं कि कैसे होता है इसका, कि He has few books। मतलब ये देखिए कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है ये और इसके साथ फ्यू का यूज किया गया, अर्थात संख्या बताने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे अगर इसको दूसरे रूप में लिखें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि he has not many books, not many books। अर्थात यहां आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस निगेटिव दिखा रहा है, उसके पास बहुत अधिक किताबें नहीं है, नहीं उसके पास कुछ किताबें हैं, निगेटिव सेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको फ्यू का यूज करना है। फ्यू का यूज क्लियरली है कि इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है। इसको अगर हम एक और रूप से लिखें अगर, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ही हैज हार्डली एनी बुक। ये इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, मतलब इस सेंटेंस को आप चाहे इस प्रकार से लिखें, चाहे ये लिखें, चाहे ये लिखें। तो फ्यू के यूज में, फ्यू के अर्थ में ये दोनों सेंटेंस निकल के सामने आते हैं कि फ्यू का अर्थ नॉट मैनी भी होता है, हार्डली एनी भी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये फ्यू न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि फ्यू डिटरमिनर के रूप में यूज होगा तो कैसे सेंटेंस बन के सामने आपके आएंगे। तो फ्यू मूवीज आर वर्थ वॉचिंग, कुछ मूवी ही इस समय देखने योग्य हैं, तो सभी नहीं हैं। इसी प्रकार से फ्यू पीपुल आर ऑनेस्ट दीज डेज, कुछ ही लोग आज के दिन में ईमानदार है। या फ्यू पर्सन्स बिलीव इन घोस्ट एंड स्पिरिट नाउअडेज, आजकल बहुत कम ही लोग होते हैं, कुछ ही लोग हैं जो भूतों में या आत्माओं में विश्वास रखते हैं। तो जब ये सेंटेंस हमारा, जब ये वर्ड हमारा जब डिटरमिनर के रूप में यूज होता है तो कुछ इस प्रकार से सेंटेंस आपके सामने निकल के आते हैं। क्लियर? तो अगले के रूप में हमें मिल जाता है अफ्यू। अफ्यू का अर्थ होता है कुछ, यानी कि जैसे फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं,
या बहुत थोड़ा सा नंबर। तो उसी प्रकार से अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ या कम से कम कुछ, मतलब कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा होता है, जिसे कहा नहीं जाता है कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ नहीं है या फिर इसका अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ, कम से कम कुछ। और इसको जब इंग्लिश में यूज करते हैं तो इंग्लिश इसकी मिलती है अ स्मॉल नंबर, एक छोटी सी संख्या, या फिर अ लीस्ट सम इन नंबर। तो इसमें कुछ कम से कम कुछ का प्रयोग होता है। और इसका यूज जब हम इस वर्ड का यूज जब करते हैं, इसको हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसकी संख्या बताने के लिए भी, यानी फ्यू की तरह इसको भी हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ संख्या बताने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। और इस वर्ड से जहां वो फ्यू के पढ़ने पर कुछ निगेटिव सेंस आपको समझने को मिल रहा था, उसी प्रकार से अ फ्यू पढ़ने पे आपको यहाँ पे पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंस पढ़ने को या समझने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि यहाँ पे कर दिया हमने ही हैज अ फ्यू बुक्स, ही हैज अ फ्यू बुक्स, उसके पास कुछ किताबें हैं। ही हैज ए फ्यू बुक्स। अगर इसको हम लोग दूसरे वर्ड में करें, जैसे इसमें जिसे पिछले वाले में किया था, तो ये हो जाएगा ही हैज अ स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स, स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स। क्लियर? या फिर इसको हम जब अगले रूप में करते हैं तो हो जाएगा ही हैज अ लीस्ट सम बुक्स। क्लियर? ये सेंटेंस हमारा इन तीन रूप में दिखाई देता है। और इन तीनों को पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि इस सेंटेंस में निगेटिव सेंस नहीं होता है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं अपने लिटिल और आ लिटिल के प्रयोग की तरफ। लिटिल का अर्थ होता है कुछ नहीं, और इसको जब हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो नॉट मच के रूप में लिख देते हैं, नॉट मच, बहुत अधिक नहीं। और इससे लिटिल से हम लोगों को निगेटिव सेंस का पता चलता है। जैसे कि हम लोगों को फ्यू से पता चलता था, फ्यू का अर्थ होता था नॉट मैनी, उससे भी निगेटिव पता चलता था। उसी प्रकार से लिटिल का अर्थ होता है नॉट मच, इससे भी निगेटिव सेंस का पता चलता है। और जबकि वहां पे जो आ लिटिल का यूज होता है उसका अर्थ होता है कुछ, यानी अ लीस्ट सम इन क्वांटिटी। जैसे कि वहां पे था अ लीस्ट सम इन नंबर, उसी प्रकार से इसमें है अ लीस्ट सम इन क्वांटिटी। और इस आ लिटिल से हम लोगों को अफर्मेटिव सेंस का पता चलता है, पॉजिटिव सेंस का पता चलता है। और लिटिल और आ लिटिल ये दोनों वर्ड हमें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। और ये वर्ड हमें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसी भी वस्तु की परिमाण या उसकी मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसीलिए इनको हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके एग्जांपल ले लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा कि जो लिटिल और आ लिटिल का यूज है वो कहां कहां और कैसे कैसे किया जाता है। तो यहां पे हम लोग लिटिल और आ लिटिल का यूज देखते हैं। जैसे ही हैज लिटिल मनी, तो यह हो जाएगा ही हैज नॉट मच मनी, या ही हैज हार्डली एनी मनी। या फिर इसको हम लोग यूज करेंगे देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज अराइवल, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज अराइवल, उसके आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं के बराबर, ना के बराबर, थोड़ी सी उम्मीद है। या आई हैव लिटिल टाइम फॉर प्लेइंग, मेरे पास खेलने के लिए कुछ नहीं समय, मतलब कुछ भी नहीं समय। उसी प्रकार से यहाँ पे हो गया ही हैज अ लिटिल मनी, उसके पास कुछ धन है। ही हैज लिटिल मनी, उसके पास कुछ नहीं पैसा है, पैसा कुछ नहीं उसके पास है, बहुत थोड़ा सा पैसा है। लेकिन यहाँ पे हो गया ही हैज अ लिटिल मनी, उसके पास कुछ पैसा है। या फिर देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज अराइवल, उसके आने की कुछ उम्मीद है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कि अभी दोनों एग्जांपल्स को आप लिखिए और पढ़िए। तो यहाँ पे जो लिटिल का यूज किया गया है वो नॉट मच के लिए यूज किया गया है, या हार्डली एनी के लिए, मतलब नॉट मच अधिक नहीं है उसके पास या बहुत कम है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो अ लिटिल का यूज किया गया है वो कुछ के लिए, थोड़े से के लिए यूज किया गया है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले डिटरमिनर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगले डिटरमिनर के रूप में हम लोग पाते हैं लेस या फेवर का यूज। लेस या फेवर का यूज दोनों का अर्थ होता है से कम। लेकिन एक चीज आपको यहाँ क्लियर होनी चाहिए कि लेस का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ उसकी मात्रा या उसका वजन बताने के लिए करते हैं, जबकि फेवर का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ उसकी संख्या बताने के लिए करते हैं। क्लियर? चलिए इसके एग्जांपल लेते हैं जिसके इनको डिफरेंस आपको एकदम से क्लियर हो जाए। ऐसा हो गया आई हैव लेस टाइम, मेरे पास समय
कम है, यानी समय की मात्रा बताई है। तो समय की क्वांटिटी यहाँ बताई जा रही है कि आई हैव लेस टाइम। या फिर अगर कह दिया जाए आप लोगों के लिए कि आई हैव लेस मनी टुडे। तो यहां पे जो देखिए कि आपको जो लेस का यूज है ये क्वांटिटी बताने के लिए किया जा रहा है, और जबकि अब फ्यूअर का यूज हम लोग करेंगे तो काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। काउंटेबल इस फ्यूअर का यूज कैसे कहेंगे कि यहां पे हो गया फ्यूअर ट्रेन्स आर अवेलेबल टुडे। आज के दिन में कुछ ही ट्रेन अवेलेबल है, अर्थात ट्रेनों की संख्या हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो देखिए फ्यूअर का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ कर रहे हैं। तो अब हम एक और ले लेते हैं, फ्यूअर पैसेंजर्स आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट नाउ परडेज। मतलब आजकल बहुत कम ही जो यात्री होते हैं वो बिना टिकट के यात्रा करते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि लेस का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जबकि फ्यूअर का यूज काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो अगले डिटरमिनेंट के रूप में हम लोग पाते हैं ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग। ईच और एवरी इसका अर्थ तो प्रत्येक होता है, लेकिन दोनों के यूज में अंतर होता है। जैसे ईच का प्रयोग हम लोग केवल दो के लिए करते हैं, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, या फिर कई दो से अधिक लोग हैं तो उनमें से कोई एक। लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा, मतलब दो, ईच का प्रयोग तो दो या दो से अधिक के लिए किया जा सकता है, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा प्रत्येक के लिए दो से अधिक के लिए ही किया जाता है। दो के लिए एवरी का प्रयोग कतई नहीं किया जाता है, यानी कि प्रत्येक, ईच एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक, लेकिन ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए कर सकते हैं, लेकिन एवरी का प्रयोग केवल दो से अधिक के लिए ही करते हैं, दो से कम के लिए एवरी का प्रयोग नहीं करते। क्लियर? तो चलिए इसे लिख देता हूं जिससे आप लोगों को ये चीज अच्छी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कि आप लोगों के लिए मैंने ईच और एवरी का अर्थ लिख दिया है कि ईच का अर्थ होता है कि वन ऑफ टू, या दो में से एक, या फिर मोर देन टू, यानी दो से अधिक हो तो उनमें से एक। लेकिन एवरी का अर्थ होता है वन ऑफ मोर देन टू, मतलब एवरी दो से अधिक के लिए ही यूज किया जाता है। यहाँ उसको लिख भी दिया कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जबकि एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक काउंटेबल नाउन के साथ होता है, दो के साथ नहीं। क्लियर? इसे यहां पे एग्जांपल ले लिया हमने कि ईच ऑफ द टू बॉयज गॉट प्राइज, मतलब दो में से प्रत्येक लड़के को प्राइज दिया गया था। अब जैसे कौन लिया, द 5 बॉयज had each a pencil। क्लियर? यहां पे देखिए कि यहां पे आप एवरी का यूज कर सकते थे, लेकिन एवरी का यूज वहां पे इसके साथ आप नहीं कर सकते थे। जैसे देखते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम कि एवरी कंट्री हैज इट्स ओन फ्लैग। यहां पे देखिए कि प्रत्येक देश के पास अपना झंडा है, यानी दो से अधिक के लिए बात की जा रही है कि एवरी कंट्री हैज ओन फ्लैग। अब यहां पे एक और हम ले लेते हैं कि एवरी मैन वांट्स अ जॉब। प्रत्येक व्यक्ति को एक नौकरी चाहिए, तो यहां पे दो से अधिक की बात हो रही है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए किया जा सकता है, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए किया जाता है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आइदर और नाइदर की तरफ। आइदर और नाइदर का मतलब क्या होता है? आइदर का मतलब होता है कि दो में से कोई एक, यानी कि वन ऑफ टू या
ईच ऑफ टू यानी बोथ। और नाइदर का अर्थ ये होता है कि दोनों में से एक नहीं, दोनों में से एक भी नहीं, या दोनों नहीं। तो चलिए इसको आपको क्लियर करने के लिए मैं आपको लिख देता हूं, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बताने से शायद आप लोग ना समझ पाए हो। तो मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो यहां देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया आइदर का यूज दो में से एक या फिर दोनों, अर्थात वन ऑफ टू या ईच ऑफ टू या बोथ, दोनों के लिए। या जबकि नाइदर का यूज दो में से एक भी नहीं या फिर दोनों नहीं, अर्थात नॉट एनी ऑफ टू और नन ऑफ टू, इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? हाँ, एक चीज आप लोग जरूर जान लीजिए कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चारों वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लोगों को सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करना रहता है। कि यहाँ पे ये सब वर्ड हमें जहाँ पे यूज करने हो, इसके साथ प्लूरल नाउन का यूज आप नहीं करेंगे, आप यहाँ पे सिंगुलर का यूज करेंगे। तो चलिए इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने आपके लिए लिख दिया, आइदर रोड इज सेफ, प्रत्येक सड़कें साफ है, नाइदर स्ट्रीट इज क्लीन, कोई भी गली साफ नहीं है। तो अब यहाँ पे हो गया इट वॉज डन आइदर बाय यू और बाय योर ब्रदर, ये तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे भाई के द्वारा किया गया है, यानी तुम्हारे मतलब दोनों में से किसी एक ने इस कार्य को किया है। अगला यहाँ पे एग्जांपल है, नाइदर यू नॉर योर ब्रदर डिड इट, ना ही तुमने ना तो तुम्हारे भाई ने इसको किया है, यानी कि दोनों में से एक ने भी इस कार्य को नहीं किया है। क्लियर? तो उम्मीद है इन एग्जांपल की सहायता से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो आपको डिटरमिनर का यूज समझाया है और जैसे जैसा मैंने आपको प्रयोग बताया वो आपने नोट कर लिया होगा और आपने उसे ध्यान से समझ भी लिया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, अपने कमेंट कीजिए और आपके जो क्वेश्चन होंगे, जो क्वेरी होंगी, उनको मैं निश्चित ही अपने अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपने कुछ भी सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि अगर हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी ये वीडियो लाभकारी सिद्ध हो। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसे ही बोर्ड परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।